हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बेटा हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब हमारे पास होता है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। इसके हम लोग जो है 4-5 लेक्चर कर चुके हैं और पहला चैप्टर पूरी तरीके से अच्छे से समाप्त हो चुका है। तो जिन्होंने अभी तक ना देखा हो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे लिखा है क्लास 12 बायोलॉजी फॉर नीट, और उस प्लेलिस्ट को देखें और फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए। तब देखिए आपको कितना मज़ा आता है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको भली भांति अच्छे से समझ में आएगा और बायोलॉजी में आप 90 में जो है 90 स्कोर कर पाएंगे जब आप वीडियोस देखेंगे 100 टाइम्स की, और जो है एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। एमसीक्यूज आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनसीईआरटी को पढ़ना, और एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आए इसलिए आपको देखना ज़रूरी है इस वीडियो को। तो चलिए फिर हम आगे शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे क्या होता है पॉलन ग्रेन। कल तक हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन्होंने ना देखा हो वो ज़रूर जाके देखें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। इससे बेटा आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमको थोड़ी सी क्या होती है और ऊर्जा आ जाती है और एनर्जी मिल जाती है कि हमारे स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, हम और अच्छे से वीडियो बनाते रहें और आपको रेगुलर एक वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आपका भी टाइम ज़्यादा ना लगे और ताकि आप अच्छे से ज़्यादा पढ़ाई करिए। तो बेटा हम देख रहे हैं, पहले से हम इसीलिए लिख लेते हैं कि थोड़ा सा आपका टाइम ना लगे। तो हिंदी इंग्लिश में मिक्स है, तो हिंदी वाले भी घबराएंगे नहीं क्योंकि उनको हम बोलेंगे पूरा, तो थोड़ा लिखने में इंग्लिश सुविधा होती है बेटा, इसलिए ऐसा लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं पॉलन ग्रेन। कल हम देखे थे कि पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे डेवलप होते हैं। पॉलन सैक में, पॉलन सैक कहाँ पे था, माइक्रोस्पोरेंजियम में मतलब लघु बीजाणु धानियों में, लघु बीजाणु धानी कहाँ थी, अगर डायरेक्ट बोले तो एंथर में मतलब पराग कोश में। तो आप जान जाइए कि ये जो पराग है, पराग कण है, कहाँ पे विकसित होता है बेटा, पराग कोश में विकसित होता है। तो आइए अब हम इसी पॉलन को देख रहे हैं। ये है पॉलन ग्रेन और पराग कण जिसे कहते हैं, आप प्योल पराग भी कह सकते हैं। तो शुरुआत होती है कि आखिर ये पॉलन करता क्या है बेटा, ये नर युग्मकों को लेके जाता है। तो इसका मतलब ये नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अंदर 2 नर युग्मक रहते हैं, अभी से आप सुनते रहिए। तो पराग कण ये देखिए क्या है, नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब नर युग्मकों को लेके जाता है। इसके अंदर नर युग्मक विकसित होते हैं। तो अब आते हैं कि विभिन्न प्रजातियों के पराग कण विन्यास का अगर हम कहें तो शेप, जैसे हम कहेंगे आकार, रंग में न एवं बनावट बेटा, आर्किटेक्चर में भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब ये देखते हैं कि उनके आकार, उनका रंग, उनका रूप क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। संरचना में लगभग गोल होते हैं, गोली होते हैं, लेकिन कोई एकदम गोल होगा, कोई अंडे के आकार का गोल होगा, कोई बर्फी के आकार का गोल होगा ना। उनकी बनावट भी, उनका रंग भी अलग अलग होता है। तो जैसे हम लोग देखें बेटा हिबिस्कस, गुड़हल का फूल, तो गुड़हल के फूल में आपको बताएं तो वो जो लटकती रहती है ऐसे माथे की बिंदी, उसमें देखिए अगर उसके आगे वाले भाग को हम देखते हैं तो हाथ से रगड़ते हैं तो उसमें चिपचिपा लग जाता है, वो पॉलन ही होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे आप जो है किसी कांच की स्लाइड पर पॉलन को रखेंगे, उसमें क्या है फिर बेटा 4-5 बूंद पानी की डालेंगे ना, तो उसमें आप क्या है तरह तरह के पॉलन देख पाएंगे, आपको दिखेगा। तो सबका पॉलन क्या एक आकार का होता है? नहीं बेटा, सबका पॉलन एक आकार का नहीं होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसलिए हम क्वेश्चन टाइप में आपसे पूछ के करते हैं। तो आकार में, रंग में एवं बनावट में भिन्न दिखते हैं। अब यहाँ से बात आई कि पराग कण सामान्यतः क्या होता है बेटा, गोल होता है। गोल कहो या गोली, तो इसी को हम लोग कहते हैं सर्कुलर। आगे हमने लिखा है फिर भी आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और पराग कण का व्यास कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है।
माइक्रोमीटर लिखा है। आपको पता है 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, मतलब वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो अब इसको हम थोड़ा सा हिंदी में लिखे थे स्टार्टिंग के लिए। अब पोलन को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, ताकि एक डेटा हमको याद करना है। तो इस डेटा को याद करने के लिए हमने इस तरीके से लिख लिया कि पोलन को लिख करके इसके सारे कैरेक्टर्स को पढ़ लेंगे। तो बेटा बताइए पोलन क्या होता है? सर्कुलर होता है इन ए शेप। सर्कुलर इन शेप का मतलब गोल, क्या कहेंगे? गोलीय होता है, गोल आकार का होता है, लगभग कंप्लीट नहीं। जिसका डायमीटर 25 से 50 होता है, मतलब व्यास। डायमीटर का मतलब क्या हो गया बेटा? व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। याद रखिएगा, सर्कुलर इन शेप 25 से 50 माइक्रोमीटर। और एक पोलन ग्रेन क्या है? सराउंडेड बाय 2 लेयर्स, मतलब हमारे पास जो पराग कण है वो कितनी? 2 क्या है? कोशिकाओं के द्वारा, कहें कि 2 परतों के द्वारा न घिरा हुआ होता है। 2 लेयर्स के द्वारा बेटा घिरा हुआ होता है। जो बाहर वाली लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसे इंटाइन कहते हैं। तो अभी हम लोग पर्सनली इंटाइन की नहीं एक्साइन की बात कर रहे हैं। तो सराउंडेड बाय 2 लेयर्स, और आउटर लेयर नोन एज क्या है? एक्साइन। जो बाहरी परत है वो क्या है? एक्साइन कहलाती है। और एक्साइन एक हार्ड परत होती है, कठोर परत होती है, जो कि पोलन को बचाती है। अब ये हार्ड क्यों होती है, ये कठोर क्यों होती है बाहरी परत? क्योंकि हमारे पास जो बाहरी परत है वो किसकी बनी होती है बेटा? स्पोरोपोलिन का। ये देखो लिखा है एक्साइन मेड अप ऑफ क्या है? स्पोरोपोलिन। बाहरी परत कठोर होती है क्योंकि वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। तो भैया ये स्पोरोपोलिन कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो उसमें रहती है और ये क्या करती है? उस परत को कठोर बना देती है। तो क्योंकि स्पोरोपोलिन ही ऐसा है जो इसको कठोरता प्रदान करता है, क्योंकि बाहरी परत ही पूरी स्पोरोपोलिन की बनी है। तो बेटा स्पोरोपोलिन है क्या? यहाँ पे इसीलिए स्पोरोपोलिन की स्पेशली बात हो रही है। स्पोरोपोलिन क्या है? मोस्ट रेजिस्टेंस क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल्स, मतलब सर्वाधिक प्रतिरोधक क्षमता वाला कार्बनिक पदार्थ। अगर बेटा यहाँ पे स्पोरोपोलिन की बात करें कि स्पोरोपोलिन है क्या, तो यहीं पे हम लिख रहे हैं, थोड़ा ये ऊपर वाले को मिटा करके। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा बउआ वो ले लेंगे, और जिनको नोट्स बनाना होगा वो बना लेंगे। नहीं तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना मस्ट है ही। याद रखिए कि आपको एनसीईआरटी किसी भी हाल में याद होनी चाहिए, तब आपको 90 के 90 क्वेश्चंस आप नीट वाले कर पाएंगे। 100 में से बेटा 90 करना रहता है। और बताया गया है कि हम एनसीईआरटी से ही पूछेंगे। आपको सिलेबस आपके हाथ में पकड़ा दिया गया है कि आप 11th और 12th 2 साल में उसको याद कर जाइए। बिना याद की कुछ नहीं होगा, फुफ्फुस बांगड़ी बनने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर वाले को हम बेटा हटा रहे हैं कि ये रिप्रेजेंट्स क्या करता है? पोलन हमको रिप्रेजेंट्स करता है क्या? मेल गैमिट को। अब यहीं पे हम पढ़ रहे हैं कि भैया आउटर लेयर के बारे में। तो आउटर लेयर किसकी बनी होती है? हमारे पास कहेंगे किसकी? स्पोरोपोलिन की। स्पोरोपोलिन है क्या? मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब सर्वाधिक क्षमता वाला। इसी चीज़ को ऊपर लिख रहे हैं बेटा, सर्वाधिक प्रतिरोधक, ताकि हिंदी वालों को भी समझ में आ जाए। प्रतिरोधक क्षमता वाला कार्बनिक पदार्थ। तो ये होता क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि हमारे पास उसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। याद रखिएगा ये कार्बनिक पदार्थ है जिसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता होती है बेटा कि स्टैंड विद हाई टेम्परेचर। स्टैंड विद हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का मतलब हमारे पास ये होता है, इसी को ऊपर दिखा रहे हैं कि भैया अत्यधिक ताप सह सकता है। अत्यधिक ताप के सामने थोड़ा समझ जाइएगा, सामने भी टिका रह सकता है, टिका रह सकता है। अर्थात अगर इसको ज़्यादा ताप भी मिलेगा तब भी ये बर्दाश्त कर लेगा, खराब नहीं होगा। स्टैंड विद हाई टेम्परेचर मतलब
सर्वाधिक ताप, अत्यधिक ताप के सामने भी टिका रह सकता है। तीसरा क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड एंड अल्कली, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली, मतलब हमारे पास प्रबल अम्ल और क्षार के सामने भी ये क्या टिका रह सकता है, मतलब ख़त्म नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, प्रबल अम्ल और क्षार, प्रबल अम्ल और क्षार के सामने भी टिका रह सकता है, के सामने भी टिका रह सकता है। और बेटा यहाँ पे हमारे पास एक और पॉइंट है बहुत, नो एंजाइम न कैन डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन। तो नो एंजाइम डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन का मतलब ये है कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलिन को पचा नहीं सकता है। तो भैया ये क्या हो गया, आत्मा हो गया है, अजय और अमर है, अजय और अमर है, याद रखिएगा। तो क्या लिखेंगे, स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन को कोई भी एंजाइम पचा नहीं सकता, गला नहीं सकता, जो कहना चाहो पचा नहीं सकता। इसलिए भैया उसकी आउटर लेयर पॉलन की क्या होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। तो बेटा एक बार फिर से देख लेते हैं, पॉलन क्या होता है, सर्कुलर इन शेप होता है, डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है, सराउंडेड बाय 2 लेयर्स, 2 परत के द्वारा ये सराउंडेड होती है। यहीं पे हम दिखा दे रहे हैं, बाहरी परत, बाह्य परत को हम क्या कहते हैं, बाह्य चोल, बाह्य चोल या बाह्य परत कहो। इस वाले को हम कहेंगे अंतः चोल, अंदर वाले को अंतः चोल, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं एग्जाइन, और इसे क्या कहेंगे, इंटाइन कहेंगे। तो ये थोड़ा सा हटा दे रहे हैं। तो आप यहीं पे देखिए, बाह्य चोल को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जाइन। एग्जाइन क्या है, बाह्य चोल ऊपर की तरफ लिख दिए। ये जो इंटाइन है इसे अंतः चोल कहा जाता है। तो बात स्पेशली अभी किसकी हो रही है, एग्जाइन की हो रही है कि एग्जाइन इज मेड अप ऑफ क्या है, स्पोरोपोलिन। एग्जाइन स्पोरोपोलिन का बना हुआ होता है, स्पोरोपोलिन याद रखिए खूब बार बार। और क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल। तो भैया स्पोरोपोलिन आखिर होता क्या है कि वो बाहरी परत को इतना मजबूत बना देता है। तो स्पोरोपोलिन एक क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बनिक पदार्थ है, जिसकी क्षमता इतनी ज़्यादा है कि वो क्या करता है, सर्वाधिक क्या है, ताप को भी सह सकता है। उस पर किसी भी अम्ल का, किसी भी क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब न उसको अम्ल गला सकता है, न क्षार उसको खराब कर सकता है। और क्या है, कोई भी एंजाइम, नो एंजाइम डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन, कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलिन को पचा नहीं सकता है। देखिए पचा नहीं सकता, न अम्ल और क्षार क्या कर सकता, हमने भी टिका रह सकता है, और प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, और ये ताप को भी क्या करता है बेटा, बर्दाश्त कर सकता है। तो ये हमारे पास हुई स्पोरोपोलिन के बारे में और आउटर लेयर के बारे में, पॉलन ग्रेन के। तो जिनको ये जो है नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जब सब्सक्राइब करेंगे तभी हमको भी अच्छा लगेगा। तो आइए थोड़ा सा बेटा इसी के बारे में और देखते हैं कि स्पोरोपोलिन कहाँ पे एब्सेंट होता है। अगर हर जगह स्पोरोपोलिन एब्सेंट ही नहीं होगा, हर जगह प्रेजेंट होगा, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि पॉलन में क्या होना है भैया, पॉलन से पॉलन ट्यूब निकलेगा, पॉलन से पॉलन ट्यूब निकलेगा, और पॉलन ट्यूब को निकलने के लिए, मतलब पराग से पराग नलिका निकलेगी, उसको निकलने के लिए जगह है चाहिए होती है, याद रखिएगा। अब आते हैं स्पोरोपोलिन, बेटा उसी में स्पोरोपोलिन एब्सेंट इन जर्मपोर, क्या है, जर्मपोर,
जर्मपोर का मतलब होता है जनन छिद्र। क्या है? जनन छिद्र, जहाँ से पॉलन ट्यूब निकलेगा, जहाँ से जर्मिनेशन होगा, पॉलन में से जब गैमेट निकलेंगे तो उसको हमको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमको वहाँ पे पॉलन ट्यूब निकालना है। तो हम इसको क्या कहते हैं? जर्म पोर्स। तो बेटा हिंदी में बोल भी रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना कि पॉलन क्या है? स्पोरोपोलिन जर्म पोर में एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहीं से जर्म पोर से ही क्या निकलेगा महाराज? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब याद रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आउटर लेयर क्या होती है? डिसकंटिन्यूअस ना। तो इसका मतलब होता है कि एक्साइन इज डिसकंटिन्यूअस, एक समान नहीं होती, बीच में क्या है? ये कटी कटी रहती है, क्योंकि जर्म पोर ताकि बने, कंटिन्यूअस नहीं होती। इनर लेयर हमारे पास क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है। आपको ये भी पूरी तरीके से पता होना चाहिए। ये है एक्साइन डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या कहेंगे? क्योंकि वहाँ पे जर्म पोर एब्सेंट है तो एक हम बनाते हैं, मान लो पॉलन, एक बना रहे हैं आपको पॉलन। तो बेटा ये एक पॉलन बन रहा है, सर्कुलर है, क्योंकि लगभग हम मान चुके हैं कि गोलाई में ये क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ इसको हम इस तरीके से बना रहे हैं। अभी थोड़ा सा कहीं पे ये देखिए यहाँ पे, और इसको देखिए यहाँ पे। तो ये बेटा कहीं कहीं बीच बीच में कटी रहती है, क्योंकि कहीं से पॉलन का जर्म पोर, पॉलन ट्यूब निकलेगा। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारे पास हुआ। अब इसका थोड़ा सा इसका साइटोप्लाज्म भर दे रहे हैं। क्या है? साइटोप्लाज्म पॉलन का भर दे रहे हैं। थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। जीव द्रव्य है इसका, मतलब कोशिका द्रव्य समझिए। तो बाहर वाली जो लेयर है, ये बाहर वाली लेयर, ये है बेटा एक्साइन, एक्साइन। और अंदर वाली जो रेड वाली है बेटा, ये देखो हमारे पास क्या है? इंटाइन, इंटाइन। अभी आपको हम बाहर वाले को हिंदी में बताए हैं, क्या कहते हैं इसे महाराज? वाह्यचोल, वाह्यचोल। पूरी बात हो चुकी। वाह्यचोल बनता किसका है? स्पोरोपोलिन का। और ये हमारे पास है इंटाइन। इंटाइन को कहते हैं अंतःचोल। चोल कहेंगे, चोर नहीं, आवरण है, ढका रहता है। तो बेटा अंतःचोल बाहर वाली को ही दिखा रहे हैं कि किसकी बनी होती है? ये स्पोरोपोलिन का, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंस क्या है? हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर होता है, स्पोरोपोलिन। आपको बात हो चुकी है। तो इंटाइन किसकी बनती है ये देख लिया जाए। इंटाइन बेटा बनती है सेलुलोज की, सेलुलोज एंड क्या है? पेक्टिन की। तो याद रखिएगा, सेलुलोज तो आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है, पेक्टिन भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। तो बाहर वाली ना स्पोरोपोलिन की, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल है, अंदर वाली क्या है हमारे पास? सेलुलोज एंड पेक्टिन की है। तो एक्साइन इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब देखिए बीच बीच में कटी है, बीच बीच में कटी है। तो जहाँ कटी है, अब हम यहाँ तीन तो इसलिए बनाए कि पता नहीं कौन सा होगा जर्म पोर। तो सिर्फ जर्म पोर पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। तो ये वाला जो भाग हमारे पास है बेटा, इसी को हम कहेंगे जर्म पोर। ये क्या है? जर्म पोर। जर्म पोर का मतलब जनन छिद्र, जहाँ से पॉलन ट्यूब निकलेगा। तो यही जर्म पोर में कह रहे हैं कि एब्सेंट क्या होता है? स्पोरोपोलिन एब्सेंट। तो कहाँ पे भैया? जर्म पोर में स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, जर्म पोर है और जर्म पोर में, ये जर्म पोर है जो भाग थोड़ा सा कटा है, जर्म पोर में स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, क्योंकि अगर ढका रहेगा तो फिर कहाँ से निकल पाएगा। इसीलिए पॉलन क्या है बेटा? अधिक ताप, अधिक क्या है? गर्मी, एसिड, बेस, एंजाइम को बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि उसके पास क्या है? आउटर लेयर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आउटर लेयर किसकी बनी है?
पोलिनिन की बनी है और अंदर वाली लेयर क्या है, सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी है। याद रखिएगा, ये देखो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो फिर यहीं पे आते हैं कि एग्जाइन इज डिसकॉन्टिन्यूअस ना, और ये हमारे पास है एग्जाइन डिसकॉन्टिन्यूअस। तो एंटाइन बेटा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। एंटाइन क्या है, कॉन्टिन्यूअस होती है। मतलब हमारे पास ये क्या होती, कहीं से कटी पिटी नहीं रहती, बीच में टूटी नहीं रहती है, ये एक समान पूरा का पूरा गोलाई में रहती है। तो बेटा हम लोग अभी पूरी तरीके से किसके बारे में देख चुके, पोलन के बारे में देख चुके हैं। अभी थोड़ा सा इसकी संरचना के बारे में पूरी तरीके से हो गई, इसके आवरण के बारे में पूरी तरीके से हो गया। अब हम ये देखेंगे कि इसके बाद जब ये पोलन क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, पूरा तरीके से ये पोलन मैच्योर हो गया, तो इसी पोलन में हम आपको दिखाते हैं यही दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिसमें एक हम वेजिटेटिव कहते हैं और दूसरे को जनरेटिव सेल कहते हैं। जब बेटा ये मैच्योर हो जाता है तो इसी में इसके साइटोप्लाज्म में, पोलन के साइटोप्लाज्म में ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। तो ये बेटा जो ज़्यादा वाला है जो वो कौन सी हो गई, वेजिटेटिव सेल, और ये क्या हो गई, जनरेटिव सेल। तो याद रखिएगा, हम इसीलिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि ये क्या हो गई, वेजिटेटिव सेल। याद रखिएगा, वेजिटेटिव सेल। अब बेटा ये जो छोटा सा है, ये छोटी सी है न कोशिका, वो क्या है, जनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को हम लोग क्या कहते हैं महाराज, कायिक कोशिका। क्या कहते हैं, कायिक कोशिका। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, इसका नाम हुआ कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। और इसको हम लोग कहते हैं हमारा आज क्या है, जनन कोशिका, मतलब जिससे निर्माण होगा। तो इसीलिए पोलन के बारे में पूरी तरीके से बात हो चुकी है। तो ये जो जनरेटिव सेल है वो क्या है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में उसके कोशिका द्रव्य में क्या है, घूमता रहता है। कोई एक जगह नहीं होता कि बस इधर ही है बेटा, ये घूमता रहेगा, स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होता है। तो और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या लिखेंगे हम, परिपक्व होने के बाद, आफ्टर मैच्योरिटी, परिपक्व होने पर परागकण दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। विभक्त होने का मतलब बट जाता है, विभक्त हो जाता है। पहला है बेटा हमारे पास कौन कौन सी पहली कोशिका होगी, यही लिखे हैं, वेजिटेटिव। क्या कहेंगे, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब आप समझ गए, अभी यहाँ पे लिखा है कायिक कोशिका। पहला क्या होती है, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव क्या होती है, लार्ज होती है बेटा, याद रखिएगा, लार्ज होती, बड़ी होती है। और दूसरा क्या है महाराज, जेनरेटिव। जेनरेटिव, जनरेटिव का मतलब जनन कोशिका, जो कि स्मॉल होती है। यहाँ पे देखिए लिखे हैं, इसकी हिंदी यहाँ पे, वेजिटेटिव सेल को कायिक कोशिका और जनरेटिव सेल को जनन कोशिका कहते हैं। और वेजिटेटिव लार्ज होती है और जनरेटिव क्या होती है, स्मॉल होती है। और वेजिटेटिव के ही साइटोप्लाज्म में हमारे पास क्या होता है बेटा, खूब खाद्य पदार्थ होता है, खूब खाद्य पदार्थ होता है। तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर से हटा रहे हैं, जिनको ये नोट करना होगा वो बेटा नोट कर लेंगे, क्योंकि अभी इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, जो वेजिटेटिव है और जो जनरेटिव है। तो ये बना रहेगा आपका, बस इसी को थोड़ा हटाएंगे। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो पीछे करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अगर किसी का कुछ स्किप हो जाता है, जो छूट जाता है, आपका ध्यान इधर उधर भंग हो जाता है, तो बेटा आप क्या कर सकते हैं, फिर से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं या दोबारा देख सकते हैं। आप कई बार देख सकते हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, चाहे आपको वो कई बार में ही क्यों ना देखना पड़े। तो आइए महाराज फिर आगे हम लोग देखते हैं। ओह वेजिटेटिव भी मिल गया, कट गया। तो बेटा अभी इसी की बात हो रही थी, किसकी, वेजिटेटिव की। तो देखते हैं कि दो हमारे पास कोशिकाएं होती हैं पॉलन में, वेजिटेटिव जो कि बड़ी होती है। क्या लिखेंगे, वेजिटेटिव बड़ी होती है, मतलब लार्ज होती है, आपको ये पता चल गया। और वेजिटेटिव सेल की इस जीव द्रव्य में क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य में लिखेंगे कायिक कोशिका का कोशिका द्रव्य खाद्य पदार्थ से भरा होता है, जो कि पॉलन को, पॉलन मतलब परागकण, पॉलन को पोषण प्रदान करता है ना। और जर्मिनेशन के समय भी इसको क्या करेगा बेटा, जर्मिनेशन के समय भी यह पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट में बेटा इसी में लिखना है कि कायिक कोशिका का केंद्रक, कायिक कोशिका का केंद्रक इर्रेगुलर मतलब अनिश्चित आकार का ना, कोई आकृति सही से नहीं होती है, अच्छे से ये गोल नहीं होता है। उसका आकार इर्रेगुलर मतलब अनियमित आकार, अनियमित आकार का होता है। आपको ये पॉइंट्स थोड़ा सा इसलिए लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि ये पॉइंट्स ताकि आपको भली भांति अच्छी तरीके से याद रहें। तो अभी हमने इसमें केंद्रक नहीं बनाया था, क्योंकि अभी आपको हमको बताना था। तो अब ये केंद्रक देखो बेटा ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं, हरे हरे वाला, ये तिरछा मिर्छा मान लो केंद्रक है, ये बीच वाला देखो हटा दिए। कहेंगे कि इसका केंद्रक कोई निश्चित आकृति का नहीं होता है, तो उसका केंद्रक बन गया है। और हमारे पास प्रजनन कोशिका, जनन कोशिका भी हमारे पास होती है। अब आते हैं कि ये इसके बाद बन गया, तो ये बेटा क्या करता है कि कायिक कोशिका का केंद्रक इर्रेगुलर अनियमित आकार का होता है। अब आते हैं थोड़ा सा जनन कोशिका। जनन कोशिका कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में, कायिक कोशिका के जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य कहो, के जीव द्रव्य में तैरता रहता है। तो बेटा हम लोग ये भी देख चुके कि ये क्या करता है, जीव द्रव्य में तैरता रहता है। तो इसकी आकृति देखो एकदम गोल नहीं है, तो ये क्या करते हैं हम, ये कायिक कोशिका भी की तरह जनन कोशिका भी हमारे पास इर्रेगुलर होती है, मतलब स्पिंडल शेप होती है, स्पिंडल शेप होती है। और क्या है, एक न्यूक्लियस वाली होती है, मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है। तो याद रखिएगा
कि हमारे पास जो जनन कोशिका है, ये वाली जनन कोशिका, ये बेटा पहली बात तो क्या करती है, जीवद्रव्य में तैरती रहती है, किसके, कायिक कोशिका के केंद्रक में तैरती रहती है। दूसरी बात क्या है, स्पिंडल शेप होती है, तुर्क आकृति की होती है। और तीसरी क्या है, सिंगल न्यूक्लियस इसमें होता है। कितने होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। तो बेटा 60% एंजियोस्पर्म में, 60% एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है जिसमें पॉलन ग्रेन क्या है हमारे पास 60% दो क्या है कोशिकीय चरण में झड़ते हैं और संगलित होते हैं। बाकी में क्या है, 3 चरण में होते हैं। बाकी में किस में होते हैं, 3 चरण में होते हैं। तो इतना हमारे पास पॉलन के बारे में अभी हम शेप, साइज और ये सब पढ़ चुके हैं। आपको जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसी के आगे हमको देखना है पॉलन की और सारी विशेषताएं। पॉलन का अभी ये स्ट्रक्चर हुआ है, शेप हुआ है, साइज हुआ है कि वो बनता कैसे है, उसका आकार क्या होता है, पॉलन में आखिर होता क्या क्या है। लेकिन अब हम पॉलन के और कार्यकलापों को देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो है कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव दे सकते हैं। हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।